ये बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे चंचल? पता नहीं सर, मैं पूछती हूँ अभी। Okay. Good afternoon, everyone. Am I audible? Please reply. Yes, sir. So Good today, afternoon, sir. okay. So लैब हो रही है आपकी? No, sir. कोई भी लैब नहीं हुई अभी तक? No, sir. No, sir. वर्कशॉप वगैरह किसी भी फैकल्टी ने नहीं ली है अभी? No, sir, कोई ने भी नहीं लिया। ओके। सो आज हम आरएसी की लैब के बारे में पढ़ेंगे, लैब एक्सपेरिमेंट्स। ओके, दैट इज योर थर्मल लैब। आरएसी सब्जेक्ट तो पढ़ रहे होंगे आप, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। Yes, sir. सो यू माइट बी फैमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो भी वहाँ पढ़ाए होंगे सर ने आपको। और उसमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ाया आपने, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। So these are Yes, the sir. list of the experiments to study the vapor compression refrigeration system to determine the coefficient of performance of vapor compression system by using capillary tube or thermostatic expansion valve. तीसरा है आपका to calculate the power consumption of the compressor, के पावर कितनी कंज्यूम हो रही है वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। To study the cutout section of the model of reciprocating and rotary refrigerant compressor, टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर में आता है, उसका एक पार्ट है। To study the basic concepts of air conditioning system, एयर कंडीशनिंग क्या है। To study the heating, cooling, humidification and dehumidification processes. To determine the bypass factor of the cooling and heating coils and plot them on psychometric chart. To study the ice plant and its working and to study the various control used in refrigeration and air conditioning system. So एक बार आप देख लीजिए, ये आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं। ओके, और क्या क्या आपने इनमें से पढ़ा है, आप जो पढ़ा है आपने मुझे एक बार बता दीजिए कि ये हमने पढ़ रखा है। देन वी स्टार्ट।
कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए मुझसे। कोई कोई टर्म समझ नहीं आ रही है या इसमें क्या होगा सर, वो कुछ ऐसा कोई किसी को डाउट है, पूछिए। पढ़िए एक बार ये 9 एक्सपेरिमेंट्स को, जब पढ़ लो मुझे बता देना। डन। ओके, पढ़ लिया सबने? हम्म। ये स्टूडेंट्स, सुन पा रहे हैं? यस सर। तो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, ये आपने पढ़ा होगा अपनी आरएससी की क्लासेस में, पढ़ा है? यस सर। तो कोई चाहेगा कोई इसको एक्सप्लेन करना, क्या होता है इसमें, कैसे कैसे हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर गोइंग परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कोई बताएगा? ये तो पढ़ लिया होगा ना आपने आरएससी में, तब भी नहीं बता पा रहे? एटलीस्ट ट्राई कीजिए। सर फर्स्ट कंपोनेंट हमारा इवेपोरेटर हम्म। जो हीट एब्जॉर्ब करता है, ओके। और कंप्रेसर कंप्रेसर में प्रेशर राइज होता है। हम्म। फिर देन कंडेंसर में हीट रिलीज होती है, हम्म। मतलब। और एक्सपेंशन वॉल में, मतलब पूरा मतलब ठंडा होने के लिए कैपिलरी ट्यूब में भेज देते हैं। ओके। और सो कैसे कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, ये आपने बताया, ठीक बताया, लेकिन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड देयर ऑपरेशंस? यस, कोई बताना चाहेगा? बताइए। ये स्टूडेंट्स, कोई ट्राई किएगा? नीतीश, अमन, अमन सिंह, आशुतोष, चंचल, मोहित, तुषार, जतिन, कोई भी ट्राई नहीं करेगा?
पढ़ाया नहीं है क्या सर ने? चलो बताते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें दो चीजें हैं, सबसे पहला है रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड दूसरा है वेपर कंप्रेशन। तो पहले तो ये समझो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन क्या है बेसिकली कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से, यानी कि जैसे टी नॉट इज द इन्वायरमेंटल कंडीशन, टी एम्बिएंट है, यहाँ का जो टेम्परेचर है टी एफ या टी इनसाइड, इसको मेंटेन करके रखना लेस देन दैट ऑफ द इन्वायरमेंट, दैट इज योर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, ये आपका कैसे हो सकता है? अगर आप कुछ कंपोनेंट रख रहे हो देन यू डिवाइस जो आप इसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो दैट इज रेफ्रिजरेटर। आप अपने कमरे को ठंडा करने के लिए यूज कर रहे हो दैट इज एयर कंडीशनिंग यूनिट, वो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पार्ट है ना। वो आपकी जो यूनिट है जहां पे आप टेम्परेचर लेस देन एम्बिएंट टेम्परेचर आप रखते हो इनसाइड इसके, वो कैसे अचीव हो रहा है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ आपकी जो ये पूरी साइकिल है यहाँ पे जो शो की गई है, ठीक है। अब वेपर कंप्रेशन में जानते हैं क्या होता है। देखो वेपर्स तो होते हैं गैसियस फॉर्म, वेपर्स तो गैसियस फॉर्म में होगा, किसी का भी वेपर, वाटर वेपर हो, गैस का वेपर हो। एंड कंप्रेशन मींस यू आर कंप्रेसिंग, इट मींस यू आर डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। यही तो कर रहे हो आप। कंप्रेशन में क्या करते हैं, उसको हम दबा रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल जो स्कैटर्ड थे उनको एकजुट कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर। सो दिस इज योर कंप्रेशन। So compression is achieved by with the help of compressor. क्लियर करते हैं इस बात को। नाउ ये साइकिल के 4 पॉइंट्स हैं, 4 इसमें ऑपरेशंस हैं। पहला, ये दूसरा, दिस इज तीसरा एंड दिस इज फोर्थ वन। जब हम बात करते हैं वेपर कंप्रेशन की, सो हमारे पास यहाँ से हम इसको कट आउट कर लेते हैं कि हमने यहाँ से गैसेस फॉर्म में आपकी गैस फिल करी कंप्रेसर में, ये अभी इवेपोरेटेड छोड़ दो। कंप्रेस क्या कर रहा है, यू कैन सी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये डायग्राम में इसका डिक्लाइन कर रहा है, मींस दिस इज A2 and this is A1, so A1 is greater than A2, so एरिया डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी फ्लूइड इसके अंदर आएगा, ये यहाँ से कुछ डाला, यहाँ से जो निकला, इट विल बी इन कंप्रेस्ड फॉर्म। होगा कि नहीं होगा कंप्रेस्ड फॉर्म में? यस सर। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे एरिया कम जो है, जो भी चीज आएगी ये कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हम कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग टाइप है या फिर रोटरी टाइप है, सो दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन मेन जो है कि आप इन चीजों को दिखाएंगे कैसे डायग्रामेटिकली, सो फॉर दैट दिस इज द स्टैंडर्ड स्केच फॉर द कंप्रेसर, ठीक है। इंजीनियरिंग में हम इस तरह से कंप्रेसर दिखाते हैं और इसका हम अपोजिट करेंगे तो टरबाइन हो जाएगी। टरबाइन इस तरह से होती है, डाइवर्जिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए पहले। दूसरा, जब वेपर्स यहां से गए, अब हमने उसको कंप्रेस कर दिया, नाउ द प्रेशर ऑफ दैट वेपर्स
जो यहाँ आ रहे थे P1 प्रेशर पर, उसका प्रेशर यहाँ P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। और इसके साथ टेम्परेचर भी T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये भी होगा, यस होगा कि नहीं होगा? नाउ वी हैव टू मेंटेन द प्रेशर, बट हमें टेम्परेचर को डिक्लाइन करना है. फॉर दैट वी पास दिस hot compressed vapors through condenser. So as you pass this hot vapors from the compressor, your condenser, ओके तो यहाँ पे क्या है, ये कंडेंसर जो है, यहाँ से कंडेंसर में इसको हम जब ये पास कराएंगे तो यहाँ से जो हमारे पास टेम्परेचर एम्बिएंट की जो एयर है वो यहाँ से पास करेगी, एंड इट विल कूल डाउन इट to almost the T ambient temperature. So T ambient means the temperature of your ambient surroundings, and actually the temperature at which the vapor was entering the compressor was T2. That was much more than that of ambient temperature. So heat is rejected from this condenser with the help of ambient जो air है उसको इससे पास करवा के हम यहाँ से फैन की मदद से यहाँ से हम निकालते हैं. ओके नाउ जो यहाँ पे हमें फ्लूइड मिलेगा दैट विल बी इन लिक्विड फॉर्म एंड विल हैव हायर प्रेशर, ठीक है, अराउंड P2, बट टेम्परेचर विल बी सम हाउ करस्पॉन्डिंग टू T एम्बिएंट के आसपास ही होगा. ओके नाउ आफ्टर दिस इट विल बी टेकन टू एन एक्सपेंशन डिवाइस. देखो थर्मोडायनेमिकली क्या हो रहा है, ये चीजें मैं भूल गया आपको बताने के लिए कि थर्मोडायनेमिकली ये प्रोसेस कैसे हो रहा है. ओके सो मैं आपको बताऊं, अगर हम आइडियल मान के चलें तो यहाँ पे हो रहा है आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, एंड यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. ओके P कांस्टेंट हीट रिजेक्शन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है यहाँ से, और कांस्टेंट प्रेशर जो था सॉरी एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा था यहाँ पे. समझे बात को? नाउ यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. यही तो होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ये आपने पढ़ा है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज हियर, यहाँ पे हो रहा है थ्रॉटलिंग. ये नहीं पढ़ा आपने थ्रॉटलिंग? बताइए. सर पढ़ा है। ओके सो यहाँ पे आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, एंड सिमिलरली आफ्टर जब यहाँ से जब ये एक्सपेंशन होता है तो लिक्विड विल कूल डाउन. ओके बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, जब इससे एक्सपेंड होता है, सडनली एक्सपेंशन होता है, इसकी वजह से यहाँ कूल हो जाता है. नाउ दिस कूल्ड लिक्विड इज पास्ड थ्रू इवेपोरेटर कॉइल, और इसके ऊपर से हम जो हमारे कमरे की हवा है उसको पास कराते हैं. सो जो कमरे की हवा के अंदर गर्मी है इट विल टेक दैट एनर्जी और वेपर्स विल गेट फॉर्म, लिक्विड विल वेपराइज. सो इसे यहाँ से जो हमारा लिक्विड आया था वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके आगे जाएगा, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अगेन. कंप्रेसर के पास वेपर्स गए, कंप्रेस किया, देन यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, एंड यहाँ पे आल्सो कांस्टेंट प्रेशर आपका हीट एडिशन हो रहा है. कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहे हैं हम, जो रेफ्रिजरेंट फ्लूइड इसमें मूव कर रहा है. हम बात कर रहे हैं हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग फ्लूइड, जो फ्लूइड मूव कर रहा है इसमें उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं. ओके अगर हम हीट रिजेक्शन की बात करें तो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड यहाँ से जो गया, और हम हीट एडिशन की बात करें तो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड में हीट एडिशन किया. समझे बात को? यस सर।
सो थर्मोडायनेमिकली भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि थर्मोडायनेमिकली विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। अब इसको हम टीएस डायग्राम पे कैसे बनाएं? So this is the diagram. You can see यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, कंप्रेसर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दैट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जैसे हम उसमें यूज करते थे जो हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है ना, वही, दैट इज कंप्रेसर। फिर रोटरी कंप्रेसर होता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स जो हम यूज करते हैं फॉर कंप्रेसिंग द फ्लूइड। ओके, नाउ कंडेंसर क्या है? इट रिमूव्स द हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट। मैंने वही बताया कि आप हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं या किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स कहते हैं तो हम सराउंडिंग में कंडेंसर में हीट क्या कर रहे हैं? एडिशन। एंड इवेपोरेटर में हीट एडिशन का जो है रिजेक्शन हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू अगर रेफ्रिजरेंट की बात करें तब वो ठीक बोलते हैं, जो हम कह रहे थे वो ठीक होगा कि हम हीट रिजेक्शन कर रहे हैं फ्रॉम द इवेपोरेटर कंडेंसर एंड हीट एडिशन इन द इवेपोरेटर with respect to your refrigerant that is flowing through the process. Getting my point? Yes sir. So ये चीज ध्यान रखनी है। So it is a heat exchanger in which heat transfer takes place from high temperature refrigerant vapors to the low temperature air or water which is used as a cooling medium. ठीक है, अब कूल हम किसकी मदद से करा रहे हैं? with the help of air, ambient में जो है। The considerations necessary in design are effective temperature difference। देखो हीट जो ट्रांसफर होता है is a function of temperature difference. You might have heard this कि हीट ट्रांसफर का जो फंक्शन जो भी होगा हीट ट्रांसफर is depends upon the variation in the temperature of two bodies kept at a different temperature. So this is अगर मैं 1 मानूं, this is 2, so heat transfer will takes place from 1 to 2 only when there is a temperature variation in T1 and T2, otherwise there will be no heat transfer. So from this you can say the heat transfer is purely a function of temperature difference. Okay, समझे क्या बोला मैंने? Yes sir. क्या समझे? हीट ट्रांसफर तभी होगा जब मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हो दो बॉडीज के बीच में जिसमें आप ट्रांसफर Yes, करवाना sir. चाह रहे हो और जिससे कराना चाह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो ये यही कह रहा है, यही बहुत बोल रहा है, द अफेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब अगर टेम्परेचर आपका एम्बियंट का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री हो गया और आपका जो कॉइल के अंदर फ्लूइड आ रहा है वो भी 100 डिग्री का है, क्या ये कूलिंग कर पाएगा? क्या हीट No, ट्रांसफर हो पाएगा? no. So for that you have to maintain a temperature above the surroundings कंडेंसर में, और एम्बियंट जो कूलिंग फ्लूइड है उसका टेम्परेचर इस कॉइल से कम होना चाहिए, तब जाके आप हीट रिजेक्शन अचीव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। समझे बात को? Yes sir. ठीक है, एक एक चीज समझाने में इतना टाइम लग जाता है। ओके, सो यही कह रहा है अफेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो तभी हो पाएगा जब आपका टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट का है कंडेंसर में वो ज्यादा टेम्परेचर पर हो एज कम्पेयर टू योर एम्बियंट। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, आपके मीडियम पे, और आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, क्या आपका कन्वेक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है या रेडिएशन हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, नाउ जो हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा 1 से 2 दैट इज कंप्रेशन। अब मैं इसको ग्राफिकली दिखा रहा हूं आपको। दिस इज योर आइसेंट्रोपिक और यू कैन से एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। सो आइसेंट्रोपिक का मींस योर एंट्रोपी इज नॉट चेंजिंग, means your process is adiabatic, no heat addition, no heat rejection.
दिस टाइप ऑफ जो प्रोसेस है उसको आप 1-2 जो लाइन है इससे आप रिप्रेजेंट करोगे ऑन TS डायग्राम. नाउ टेम्परेचर इज राइजिंग but you can see the axis, that is your entropy axis, is not varying. So you can clearly see, यहाँ पे देखो ये वाली ये लाइन ऊपर जा रही है, देख पा रहे हो? यस सर. ये दिस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2. नाउ मैंने बोला उसके बाद जब हमारा कंप्रेस हो गया फ्लूइड, अब वो जाएगा हीट एक्सचेंजर यानी कि कंडेंसर से. तो मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग फ्लूइड. सो कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइंस है वो इस तरह से होती हैं TS डायग्राम पे. अब मुझे बताएगा कोई ये डोम स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज दिस डोम, और ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे? देखो समझते हैं. अगर हम किसी भी पॉइंट फ्लूइड की बात करें, मैं फ्लूइड वाटर लेता हूं, तो वाटर जब आपका एम्बिएंट टेम्परेचर पे होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा या गैसियस फॉर्म में होगा? लिक्विड. सो हम TS डायग्राम पे ये TS डायग्राम छोड़ो, हम सैचुरेशन कर्व की बात करें. दिस इज योर सैचुरेशन कर्व, दिस इज योर सैचुरेशन कर्व, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, और यहां से मैं प्रेशर जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर रहा हूं. दीज आर द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस. ओके, दीज आर कांस्टेंट प्रेशर लाइंस डिफरेंट प्रेशर्स पे. ये 1, ये 2, ये 3. ठीक है, तो मैं जब बोलता हूं जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, so these lines are showing the pressure difference. P1 is greater than P2 is greater than P3. ठीक है, जब हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम उसको यहाँ दिखाएंगे दिस पॉइंट पे कि हमारा जो वाटर है इज इन लिक्विड स्टेट यहाँ पे है. और मुझे एक चीज बताइए, अगर ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ Y एक्सिस पे और ये X एक्सिस है, तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? बट 2 वेरिएबल्स हमें चाहिए. 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, देन x कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट यहाँ मार्क करूंगा, नीचे x एक्सिस पे मैं ऐसे गिनूंगा, मान लो मेरे पास 3 है, तो मैं यहाँ 3 गया 3. अब मुझे पता नहीं 3 कहाँ है, 3 तो एक लाइन आ जाएगी पूरी. मुझे एक पॉइंट मार्क करना है, देन आई शुड नो द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो. तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 3,2. सो किसी भी प्रोसेस को या किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस मटेरियल की क्या स्टेट है, रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोन. तो सिमिलरली अगर मैं प्रेशर मुझे पता है तो मुझे उस पॉइंट का टेम्परेचर भी पता हो, तभी मैं इस चीज को मार्क कर पाऊंगा यहाँ पे. एंड दिस रीजन इज कॉल्ड सबकूल्ड रीजन, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड सुपरहीटेड रीजन. यहाँ पे पूरा गैसियस फॉर्म होगा, हर एक चीज गैसियस फॉर्म में होगी विद ड्राइनेस फ्रैक्शन एब्सोल्युटली इक्वल टू 1. इस वाले रीजन में आपके ड्राइनेस फ्रैक्शन वेरी करेगी फ्रॉम 0 to 1, एंड जितना भी यहाँ पे फ्लूइड होगा यहाँ तक, दैट विल बी सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म. ठीक है, एंड जो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट पे फ्लूइड होगा दैट विल बी इन एब्सोल्यूट वेपर फॉर्म. दैट्स व्हाई we called it a saturation curve, and this is the point at which latent heat of the fluid will become 0, means there will be no heat required for phase change, and this region is actually showing the phase change condition of any fluid. ये saturation curve समझ में आया? यस सर. बाकी बच्चों को
तो पूछूंगा मैं, नहीं समझ में आएगा तो। यस अमन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये नहीं आया देन आपको आरएसी में कुछ समझ नहीं आएगा। क्लियर है? अभी भी नहीं समझ में आया हो देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। आ गया सर, आ गया। आ गया? चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जस्ट टू इंश्योर दैट आपको आ गया। देखो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, इम्प्रूव करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा मुझे बताओ, जरा ये बताओ, ये एक लाइन है अल्फा, एक है बीटा, ये कौन सी लाइन है? सर कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कांस्टेंट प्रेशर गुड, लाइन। कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। तो मुझे बताओ अल्फा ग्रेटर देन बीटा है या बीटा ग्रेटर देन अल्फा है? अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अल्फा, अल्फा इज अ हायर प्रेशर। यस एब्सोल्युटली। अब मुझे बताओ रीजन वन क्या डिनोट करता है? ये वाला रीजन क्या डिनोट करता है? ये वाला। सुपर हीटेड रीजन। यस सुपर हीटेड रीजन। और सुपर हीटेड का मींस जो यहाँ पे जितना भी फ्लूइड होगा विल बी इन गैसियस फॉर्म, और ये वाला रीजन सब कोल्ड स्टेट दिखाता है। एंड दिस इज योर इंटरमीडिएट फेज, ठीक है, जहां पे आपका लिक्विड एंड वेपर बोथ कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब यही चीजें देखो, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा था ये सैचुरेटेड वेपर था, जब हमारा एग्जॉस्ट से आया, वेपर के एग्जिट से जब आया, दैट इज सैचुरेटेड वेपर मींस कंप्लीटली और परफेक्टली इन वेपर फॉर्म। इसको हमने कंप्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली सुपरहीटेड रीजन में चला गया, एंड यहां से हमने इसको कंडेंसर से कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन किया, यहां हम इसको लेके आए सैचुरेटेड लिक्विड तक। हम चाहते तो इसको यहाँ सब कूल रीजन में भी ला सकते थे, और फिर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करते, ये डॉटेड लाइन आती है, तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन थी इसकी लेंथ, ये जो 5-6 जो लाइन है, ये 5-6 हो जाती कि नहीं हो जाती? यस सर। और ये लाइन शो करती है आपकी कूलिंग इफेक्ट कितना है। समझे? तो ये देखो कि आपका जो कूलिंग इफेक्ट है वो बढ़ रहा है विद विद ये सब कूलिंग से, सब कूलिंग। ठीक है ना? तो ये आपके पैरामीटर्स भी आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस यू सजेस्ट फॉर VCRS सो दैट द कूलिंग इफेक्ट और द टोटल कूलिंग कैपेसिटी डिक्रीज इंक्रीजेस। तो हम सब कूलिंग कर सकते हैं, सुपर हीटिंग कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम? देखो ये वाला रीजन है, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ ऐसे, तो ये वाली लाइन और बढ़ जाएगी, इधर आ जाएगी। सो क्या कर सकते हैं हम, ये जो प्रेशर है यानी कि कंप्रेसर का जो प्रेशर है इसको कम कर सकते हैं, है कि नहीं? और क्या कर यस सकते हैं, सर। इस जो कंडेंसर है इसके प्रेशर को और कम कर सकते हैं, तभी भी तो अभी लाइन को नीचे लेके आएंगे तो ये लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, एंड दिस प्रोसेस जो आपका ये 4 से 5 है, दिस इज आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, मींस H4 is equal to H5, enthalpy of the fluid is not changing here, ठीक है? So this is an isoenthalpic process, and again this is constant pressure heat addition, you can see। अब देखो ये कोई बच्चे को किसी ने डाउट ही नहीं पूछा सर ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ऐसे तो हैं, लेकिन ये जो एक जो कर्व है
इस कर्व के अंदर ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? व्हाई दीज आर लाइन स्ट्रेट्स पैरेलल टू योर एंट्रोपी एक्सिस एंड टेम्परेचर कांस्टेंट? किसी को डाउट नहीं आ रहा? किसी को डाउट है इस तरह का कि ये लाइन ऐसे क्यों है? यहां से सीधी है, यहां से टेढ़ी है, ऐसे? यस सर, बता दो। बताइए, किसी को पता हो तो बताइए। तो माय डियर, ये जो रीजन है ना अंदर, यहाँ पे हो रहा है आपका फेस चेंज। फेस चेंज इज गोइंग टेक्स प्लेस। तो जब फेस चेंज होता है, देयर इज नो सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग इज जीरो, only latent heat will be there, and latent heat will not raise your temperature. It will just जो आपके molecular distance है उसको बढ़ा देगी. It will break the bonds and forms liquid into vapors. So whenever there is a phase change taking place, P and T both will be constant. Okay, जब आपका phase change होता है किसी भी फ्लूइड का, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे. सो इसी चीज को दिखाती है दिस लाइन, कि दिस लाइन द प्रोसेस ऑफ फेज चेंज, द प्रेशर एंड टेम्परेचर विल नॉट गोइंग टू चेंज. समझे? यस सर। सो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है ये. ठीक है, बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, 2-3 चीजें और हैं. बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आपको समझाना चाहता था इसके पीछे क्या है, and that I have explained you. Okay, so please attend to your roll call. और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे. अमन? प्रेजेंट सर। now again your अमन के बाद है अमन सिंह, रोल नंबर 6. यस सर। आशुतोष सिंह? प्रेजेंट सर। चंचल? चंचल? सर वो बोल रहे हैं उसको यहाँ पे वो सिग्नल प्रॉब्लम आ रहे हैं। जतिन आर्य? ओके, जतिन आर्य? जतिन आर्य? जतिन आर्य अभी दिक्कत दे रहा है क्या? कुणाल शाक्या? मोहित अधाना? मोहित अधाना? Yes, sir. निधिक कुमार? निधिक कुमार? नीतीश मिश्रा? यस सर। अरे वेलकम बैक नीतीश मिश्रा. थैंक यू सर। नीतीश शर्मा? शुभम कुमार राणा? शुभम कुमार राणा? तुषार कनौजिया? प्रेजेंट सर। तुषार सैनी? तुषार सैनी? रोहित कुमार जैन? रोहित कुमार जैन? सर जतिन आर्य। उनका माइक ऑन नहीं है। हाँ? जतिन आर्य। जतिन आर्य, शुभम कुमार राणा, शुभम, जतिन. ठीक है. सर शुभम बोल रहा है वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू. समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। यस सर। बाकी तो ये कंपोनेंट्स है, इसका क्या सीखोगे? ये सब आप एक बार मैं बता दूंगा, सब सीख जाओगे.
मेन जो कंसर्न थी वो ये डायग्राम था, और कैसे इसमें हमें प्रोसेस डिफाइन करने हैं, इसके पीछे क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लग रही हैं, दैट यू शुड नो। ठीक है, आई थिंक दैट वाज क्लियर टू यू, थैंक यू।